honest exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ रही है आप साथ के साथ भरते जा रहे होंगे एग्ज़ाम्स को। जैसे ही आप तक वीडियो पहुंच रही होगी, आई बिलीव उसके एक आध दिन के अंदर आप एग्ज़ाम्स को फिल कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म फिल कर रहे होंगे ताकि आप एग्ज़ाम दे सकें। राइट, तो चलो आओ आज के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, उससे पहले क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने भरा है, ठीक है, तो भी बढ़िया, नहीं भी भरा कुछ बच्चों ने और वो लेवल देखना चाहते हैं या फिर अगर वो फ्री मॉक को, लाइव मॉक को अवेल करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो गिव द NICL AO मॉक। ठीक है, लाइव है, फ्री है आपके लिए, आप लोग दीजिए इस मॉक को। एक तो क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है आप प्रिपेयर तो बैंकिंग के लिए कर रहे हो, राइट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तो सेम ही आते हैं। तो जिन बच्चों ने भरा है वो तो दो ही दो, जिन्होंने नहीं भरा वो भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे अवेलेबल होगा मॉक हर ट्यूसडे को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप दे सकते हो 5 बजे के बाद, और वेडनेसडे को 10 बजे तक रहेगा, रात को 10 बजे तक रहेगा। और अगर रिज़ल्ट की बात करोगे तो थर्सडे को आपको सुबह 10 बजे जो है आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि आपका लाइक कितना स्कोर रहा, कैसे रहा। ठीक है, तो चलो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो, GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन ये इसलिए दिया गया है, इसको फ्रेम इसीलिए किया गया है बिकॉज अभी GI टैग जो है ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स को मिले हैं। 4 स्टेट्स तो आपके सामने मेंशन है। ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। एक स्टेट और है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को भी GI टैग मिला है। अभी मैं आपको इन फॉर्म ऑफ टेबल मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगी, ठीक है, किस स्टेट को कौन सा GI टैग मिला है। बट फिलहाल जो क्वेश्चन है वो इट सेज कि ये जो GI टैग के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जिन्हें GI टैग मिला है। अभी जो GI टैग मिले हैं वो टोटल 17 GI टैग्स मिले हैं। ठीक है, इन 5 स्टेट्स को, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अगर क्वेश्चन पे आए, धेनकनल मगजी जो है वो किस स्टेट का प्रोडक्ट है, वो उड़ीसा का है। ठीक है, तो उड़ीसा का है तो 1 का 4 हुआ। ऑप्शन में अगर जाओगे तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ D, विच सेज कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो यानी कि D करेक्ट हो गया उस हिसाब से। अच्छा, आगे देखते हैं। तंगाली साड़ी जो है हमारी वेस्ट बंगाल की है, ये भी ठीक है। फिर रामबान अनारदाना जम्मू कश्मीर का, ये भी ठीक है। देन लास्ट वन जो है वो खचाची खरेक गुजरात, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये सब जैसे अभी मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के GI टैग देखोगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही GI टैग जो मेंशन था क्वेश्चन में वही है उड़ीसा का। बाकी कोरापुट काला जीरा राइस जिसको पहले भी मिला था। ठीक है, तो इन शॉर्ट काफ़ी GI टैग्स 17 जो मैंने आपको बताया वो मिले हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अधिक कीकर जो जिंजर है, अदरक है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है, हैंडमेड कार्पेट्स को GI टैग मिला है। तो ऐसे काफ़ी मिले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करोगे कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। चलो यहीं लिख लेते हैं, मिनिस्ट्री
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। कितने टाइम के लिए दिया जाता है जीआई टैग? जीआई टैग दिया जाता है 10 साल के लिए, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। पहली बार किसको मिला था, कब मिला था? ठीक है, 2004 में मिला था असम की जो दार्जिलिंग टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी को मिला था पहला जीआई टैग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मेगा एक्सपो? मेगा एक्सपो इनमें से किस व्यक्ति ने, किस पर्सन ने इनॉग्रेट किया है, जिसकी थीम इन्होंने बताई है एमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, कथुआ में। तो ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपो इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो जो स्टार्टअप एक्सपो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है जॉइंटली बाय बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन द्वारा जम्मू कश्मीर की, ठीक है, CSIR IIM जम्मू, ठीक। टोटल अगर बात करो तो 25 जो स्टार्टअप्स हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं, दैट इज़ जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से, एंड दे शोकेस देयर इनोवेटिव आइडियाज़, देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट इन ये जो अभी मेगा एक्सपो हुआ है उसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शो किया है, ठीक है। ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है टू इन्फॉर्म लोकल यूथ अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, उनके इनिशिएटिव्स, उनकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, उन सब के बारे में बताने के लिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, कितना फंड रेस कर रही है, ठीक है, जिससे बेसिकली यूथ को फ़ायदा हो, ठीक है, और लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, राइट। तो बेसिकली ये सब बताने के लिए इस एक्सपो का इसको रखा गया बेसिकली, है ना। चलो आगे चलते हैं। किस स्टेट ने, किस राज्य ने भारत के लॉन्च किया है अपग्रेडेड सोशल वेलफेयर पेंशन 3000 रुपये पर मंथ की विद एन एक्सपेंडेड रीच टू कवर 66.34 लाख बेनिफिशरी? मतलब लगभग आप कह सकते हो 67 लाख लोग बेनिफिशरीज, मतलब जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 67 लाख लोगों को 3000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन जो है वो ये गवर्नमेंट दे रही है। तो कौन सी स्टेट है ये? आंध्र प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश ने अभी एकदम से शुरू कर दिया, बहुत सारे आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स आंध्र प्रदेश ने लिए हैं पेंशनर्स की तरफ, ठीक है, जिनको पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं उन लोगों की तरफ। और पहले ये जो था ना, अगर आप 3000 में से सिर्फ 250 रुपये कम कर दोगे, ठीक है, तो 2700 समथिंग आता है, 2700 हाँ 2750, ठीक है, इतने तो इन्हें मिल रहे थे। अभी 250 रुपये का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और 3000 हो गया है। और ये 3000 पर मंथ के हिसाब से, देखो जैसे मैंने बताया था ना, सिर्फ 250 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 3000 पर मंथ के हिसाब से 67 लाख लोगों को पेंशन दी जाएगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये जो स्पेंडिंग है हर महीने की, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो 1900 मतलब अराउंड 2000 करोड़ के लगभग पास है ये एवरी मंथ ऑन सोशल पेंशंस वॉलेंटियर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज़। मतलब इट सेज कि चाहे कुछ भी हो, छुट्टी हो, छुट्टी नहीं हो, कोई पब्लिक हॉलीडे हो, 2 अक्टूबर की छुट्टी हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है, बट फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट डे जो होता है हर मंथ का, उस दिन जो है पेंशन खाते में आ जाती है, ठीक है। इतनी रेगुलरिटी है अभी भी पेंशन देने में, ठीक है। तो ये जो आंध्र प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिनको पेंशन मिल रही है, कि जहाँ पे लोग एक बार अगर पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिल्ली जैसी जगह में जितना मैंने अभी तक सुना है तो बहुत इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बट आंध्र प्रदेश इतना डेडिकेटेडली काम कर रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं अराउंड 26,000 करोड़ रुपए, किस पे? अमावोदी 33,000 लगभग 33,000 करोड़ रुपए, यूथ भरोसा पे 19,000 करोड़ के आसपास, YSR असारा में, और 14,000 करोड़ के आसपास YSR चियोधा में, ठीक है।
तो इन सब योजनाओं में, इन सब स्कीम्स में काफ़ी पैसा बेसिकली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट खर्च कर रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशन है जो बन गया है पहला यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगेन वीज़ाज टू द विजिटर्स फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। अब आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के, है ना। तो ये टर्म क्या है, वीज़ाज तो आप समझ गए होंगे। वीज़ा जब आप लाइक आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना होता है तो वीज़ा लगवाना पड़ता है ना, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर पाते हो। डिजिटल वीज़ा भी समझ गए होंगे कि डिजिटली जब आप अप्लाई कर रहे हो। शेंगेन वीज़ाज क्या हैं, देखो मैप में समझते हैं, ठीक है। ये है शेंगेन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट जो ऑरेंज में है, ठीक है। इनमें क्या होता है ना, टोटल 27 नेशन है, ठीक है, 27 कंट्रीज़ हैं। इनमें से जो लगभग 23 हैं वो शेंगेन एरिया में आती हैं कंट्रीज़, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ में क्या है जो शेंगेन एरिया में आते हैं, है तो कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, बट शेंगेन एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोई बाहर से आएगा तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसी वो जो वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी जब कोई बाहर से आएगा तो वो वीज़ा डिजिटली दे आर सेइंग कि इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इशू करने वाला पहला नेशन, पहला बेसिकली कंट्री कौन सी है, तो ये है फ्रांस, ठीक है। कौन सी है, फ्रांस है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी, कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि फ्रांस वो कंट्री होगी, फ्रांस वो नेशन होगा जो पहला यूरोपियन कंट्री होगी टू इशू डिजिटल शेंगेन वीज़ाज टू द विजिटर फॉर द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक। ये इनिशिएटिव बेसिकली इसे लिए गया है ताकि जो वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इजी, स्मूथ हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो, कोई डिलेज ना हो, ठीक है। जो अनाउंसमेंट है प्लान्स की वो शिफ्ट कर दी है एंटायरली टू दी ऑनलाइन प्रोसीजर्स, ठीक है, जिसमें अराउंड 7 लाख, ठीक है, देखो 30 हाँ 7 लाख, अराउंड 7 लाख French Schengen visas in the move to align European Union's digitalization plans. France will begin operation of Olympic consulate system from January 1, dedicated to the processing visa application of Olympic 2024, ठीक है, और पैरालंपिक के लिए भी बेसिकली, जैसा ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी। और ये आसपास के जो एरियाज़ हैं उसके बारे में भी इट हैज़ बीन मेंशन्ड, लाइक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, और उसके बाद आइसलैंड एंड स्वेंसो, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च INDRA से रिलेटेड। INDRA ने रिवाइज़ की है इंडिया की GDP ग्रोथ, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। कितना परसेंट जो है वो रिवाइज हुआ है, फ्रॉम 6.2%, ये हुआ है 6.7, 6.2 से अब कितना हुआ है, 6.7 हुआ है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ है इनका हेडक्वार्टर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनके चेयरमैन एंड MD कौन है, इनके चेयरमैन एंड MD हैं रोहित करण शनाय, ठीक है, रोहित O है, ठीक है, रोहित करण, W है, ठीक है, ये हैं चेयरमैन एंड MD, चेयरमैन एंड MD, ठीक। चलो आगे चलें। Who among the following has assumed the position of the official spokesperson for the Ministry of External Affairs, ठीक है। इनमें से किस व्यक्ति ने बेसिकली एज्यूम की है पोजीशन पे वो आए हैं, ठीक है, किसके लिए, पोजीशन ऑफ ऑफिशियल स्पोकपर्सन। ऑफिशियल स्पोकपर्सन है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। तो ऑफिशियल स्पोकपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन बने हैं, ये बने हैं रणधीर जायसवाल, ठीक है। ये होता क्या है ऑफिशियल स्पोकपर्सन, स्पोकपर्सन कौन होता है, स्पोकपर्सन वो इंसान होता है जो बोलता है, ठीक है।
स्पोक मतलब स्पीक मतलब बोलना, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है। तो जो व्यक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बोल रहा है वो उसका स्पोक पर्सन हो गया। और वो कौन है? वो है रणधीर जायसवाल। अच्छा, रणधीर जायसवाल से पहले भी कोई था? जी बिल्कुल था, अरिंदम बागची थे, ठीक है। कौन थे? अरिंदम बागची, ये CHI होगा, ठीक है। ये इनसे पहले थे, यानी कि रणधीर जायसवाल ने इनको रिप्लेस किया है। DAM है, अरिंदम बागची, ठीक। चलो आगे चलते हैं। प्रबीर मजूमदार, इनका भी निधन हो गया है। ये किस खेल से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने जो एशियन गेम्स हुए थे ना बेसिकली 1974 के, ठीक है, उसमें टीम के साथ पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुए थे? तेहरान, ईरान में, ठीक है। पार्टिसिपेट किया था बट ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। ईस्ट बंगाल की तरफ से ये बेसिकली ईस्ट बंगाल का पार्ट थे ये, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का। उसके अलावा इन्होंने ईस्ट बंगाल के अलावा इन्होंने कलकत्ता फुटबॉल लीग, IFA शील्ड, डूरेंट कप, रोवर कप, DCM ट्रॉफ़ी, बोर्डोलियोस ट्रॉफ़ी और भी बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ और टाइटल्स जो हैं वो जीते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ टू डेवलप एंड अडॉप्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स? ग्रीन कवर मतलब दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्लांटेशन, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है जहाँ पे आपको ग्रीन वर्ड दिखे ना, ग्रीन का मतलब हरियाली, हरियाली का मतलब पेड़, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, इन सबको ऐसे जोड़ लेना, ठीक है। ये मैं उस सिनारियो की बात कर रही हूँ जब आपको मान लो क्वेश्चन के बारे में इतना नहीं पता, या कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात जो है, नॉलेज जो है वो काम आ जाती है। तो जस्ट ये वो छोटी सी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कभी ना कभी ऐसी चीज़ें, ये काइंड ऑफ छोटा सा ट्रिक होता है, कभी काम आ जाए कभी नहीं आए। ज़रूरी नहीं है हर बार ग्रीन लिखा हो तो फॉरेस्ट ही हो, ठीक है, बट मेजर केसेस में ऐसा होता है। तो कहाँ पे थे हम? चलो, हम थे कि MOU साइन हुआ है, ठीक है। और MOU साइन किया है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, ताकि डेवलप हो और रिपोर्ट एक बने ग्रीन कवर इंडेक्स पे फॉर द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंडियन नेशनल हाईवे। तो ये जो MOU साइन किया है ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो MOU साइन किया है वो किसके साथ किया है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। ये इसरो का पार्ट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना में, ठीक है। अरे तेलंगाना में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके अलावा इनके डायरेक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर प्रकाश चौहान, ठीक है। ये डायरेक्टर हैं इनके, डॉक्टर प्रकाश चौहान जो हैं वो डायरेक्टर हैं। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, नेशनल जो NHAI है उसने जैसे बेसिकली MOU साइन किया है इसरो के NRSC दैट इज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ, ठीक है, टू रिपोर्ट एंड बेसिकली टू डेवलप अ ग्रीन कवर इंडेक्स। ग्रीन कवर इंडेक्स के बेसिकली माध्यम से ये लोग क्या करेंगे? ग्रीन कवर इंडेक्स क्या हुआ है मैप कर देंगे सभी चीज़ों को, सभी बेसिकली जो ग्रीन कवर में आ रहा है, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो भी एरिया है that will enhance the in situ data collection and it will supplement plantation management और monitor करेंगे ये बेसिकली परफॉर्मेंस, ठीक है, जो ऑडिट करेगा NHAI, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट मीन्स किस PSU ने एंटर किया है एक MOU में, ठीक है, एक MOU साइन किया है। इनमें से किस PSU ने किसके साथ? रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, ताकि दे कैन एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 35,000 करोड़
फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक MOU साइन हुआ है। किसके बीच? रेल विकास निगम के बीच और REC लिमिटेड के बीच, ठीक है। किसके बीच हुआ है? REC लिमिटेड और रेल विकास। अच्छा, REC लिमिटेड जो है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर नहीं बोलोगे आप, इसको कॉर्पोरेट ऑफिस बोल सकते हो, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में है, तो मैं इसको ऑफिस ही लिखती हूँ, ठीक। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक। अच्छा, इसके जो CMD हैं वो कौन है? विवेक कुमार देवंगन जो हैं, विवेक कुमार देवंगन इनके CMD हैं, ठीक है। चलो, इस MOU के बारे में आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो REC लिमिटेड जो है, REC लिमिटेड एक महारत्ना सेंट्रल PSU है जो 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड दे हैव एंटर्ड इन अ MOU विद रेल विकास निगम लिमिटेड जो शेड्यूल ए नवरत्न कंपनी है, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट का वर्थ बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए MOU साइन हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 35,000 करोड़ के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अगले 5 साल तक के लिए, बेसिकली उसी के लिए MOU साइन हुआ है। ये प्रोजेक्ट कंसिस्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बेसिकली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड, पोर्ट एंड जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, एज पर द लेटेस्ट डाटा किस स्टेट ने, किस भारतीय राज्य ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं लोन्स, और ये जो लोन हैं वो कितने के हैं? ये लोन लगभग 6.5 लाख करोड़ के हैं, ठीक है। एवरेज जो मैं बता रही हूँ आपको 6,55,000 ऐसे करके है, तो मैं 6.5 लाख बोल दिया, ठीक है। 6.5 लाख करोड़ के लोन हैं जो बेसिकली दिए गए हैं 6.5 साल में, जो पिछला 6.5 साल रहा है, ठीक है। प्रीवियस 6.5 ईयर्स रहे हैं, उसमें ये 6.5 करोड़ रुपए, ठीक है, दिए गए हैं एज अ लोन, ठीक। तो ताकि जो MSME है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, MSME सेक्टर है, उसको बूस्ट करने के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये किस स्टेट ने दिए हैं? ये उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ना, मुझे सिर्फ अमाउंट को देख के हंसी आ रही है, और खुशी हो रही है इस बात की भी कि जो हमारा यूथ है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी लोगों से जब मैं मिलती हूँ या काफ़ी बच्चों से आज भी जब बात होती है, तो ना तो वो ढंग से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ना तो वो कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई स्पेसिफिक वन, ठीक है। बहुत लोग आज भी बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये कुछ लोग ऐसे हैं यूपी में जिनको लोन मिला, जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह उभरे, जिन्होंने सबके लिए ही बहुत अच्छा, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, कंट्री के लिए, सबके लिए बहुत बेसिकली बहुत ही अच्छा था जब यूथ को एम्पावर किया गया और यूथ ने उसका फ़ायदा उठाया। और इतने लाख क्या कितने भी अगर आप लोन दो और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए तो वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है। तो यूपी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, और रिज़ल्ट भी उसका बहुत अच्छा आया है। तो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोन, जितना मैंने अमाउंट बताया 6.5 साल में MSME सेक्टर में। ये सेक्टर में बेसिकली 2.5 करोड़ यूथ को एम्पावर किया है इस पूरे 6.5 साल के पीरियड में। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं लोन ताकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हर साल बढ़े, और ऐसा नहीं है कि एक सेट लिमिट थी उतना ही गवर्नमेंट ने दिया, नहीं। ये डेटा बताता है कि जो फाइनेंशियल ईयर था ना 18-19 का, उसमें टारगेट था 41,000 करोड़ के आसपास, और जो लोन दिए गए वो 57 और 58 करोड़ लगभग पैसे रुपए, मतलब बेसिकली 58,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो लोन के तौर पे दिए गए।
41,000 करोड़ का टारगेट था कितना लोन देंगे, बट दिए कितने गए 58,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया था योजना जो बेसिकली मेंशन की गई है यहाँ पे, जो इनिशिएटिव लिए गए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और भी बहुत सारी जो योजना हैं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिटी ने होस्ट किया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अगर यहाँ पे होता ना किस स्टेट ने होस्ट किया है तो सबको पता होता गुजरात, है ना। अब वो बोल रहा है गुजरात नहीं जानना मुझे बताओ कौन सी ऐसी सिटी है जिसने होस्ट किया है। तो ये है ए फॉर अहमदाबाद, और ये हमेशा बेसिकली अहमदाबाद ही होस्ट करता है। कब से होस्ट करता है अहमदाबाद? अहमदाबाद 1989 से हो रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, और ऑफिशियल जो सेलिब्रेशन होता है उत्तरायण का वो 1989 से अहमदाबाद में ही हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही जगह पे शेड्यूल्ड है, ये वडोदरा में भी है 8 तारीख को। बेसिकली क्या है ना, 7 से 14 तारीख उत्तरायण तक ये काइट फेस्टिवल होता है। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। ठीक है, और 8 को वडोदरा में, एकता नगर द्वारका में 9 तारीख को, सूरत राजकोट में 10 तारीख को। ठीक है, उसके बाद डोरडो में और वडनगर में 11 तारीख को और नादाबेट में 12 तारीख को। ठीक है, तो ऐसे जो फेस्टिवल है उसको बेसिकली इन स्टेट में इन तारीख में 7 से 14 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, उत्तरायण काइट फेस्टिवल उत्तरायण पे ही होता है, सब लोग जानते हैं। उत्तरायण के दिन गुजरात में और काफ़ी जगह काइट उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें 153 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स आएंगे। ठीक है, 55 कंट्रीज से होंगे वो। 68 नेशनल काइट फ्लायर्स होंगे 12 स्टेट से, और 865 काइट फ्लायर्स जो होंगे वो 23 जो गुजरात की सिटीज़ हैं उनमें से होंगे। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा। ठीक है, तो चलो, दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। वी विल बी मीटिंग यू अगेन। दोबारा से एक ही चीज़ कहूँगी, अगर लाइव मॉक नहीं लगा रहे हो या नहीं लगाया है तो लगाना शुरू करो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइव मॉक में ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, उस चीज़ को समझो। तो जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उन इतने सारे बच्चों में, है ना। पेड तो बहुत कम लोग ही खरीदते हैं, या जो खरीदते हैं एक लिमिटेड नंबर होता है। ऐसा नहीं है, जो पेड मॉक खरीदते हैं उनमें भी कई हज़ार लोग होते हैं, बट जब लाइव होता है तो वह 1000 काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो लाइव भी दो, पेड भी दो, दोनों दो। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया हो, बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और आप जल्द से जल्द एक जॉब सिक्योर कर पाओ। सो थैंक यू फॉर नाउ।